औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा अफ़्तह अलैना हिकमतका वंशुर अलैना रहमतका या ज़ल जलाली वल इकराम। Assalamu alaikum students. In this video we will start the organic chemistry chapter number 11 class 10th. In this video we will discuss about the introduction and 11.1 article which is organic compounds. In the next video inshallah we will discuss how to represent these organic compounds. So first topic is introduction. What is organic chemistry? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने 9th क्लास में पढ़ा था। केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ी थी कि केमिस्ट्री क्या है। ये है स्टडी ऑफ मैटर, इसके रिएक्शंस और इसकी चेंजेस जो है, केमिकल रिएक्शंस वगैरह, ये सारे किस में आ जाते हैं, केमिस्ट्री में हम मैटर को स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री की आपने 9th क्लास में ब्रांचेस पढ़ी थी कि डिफरेंट, जब हम मैटर की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं उनको स्टडी करते हैं और डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडी हैं, तो उस लिहाज से डिफरेंट ब्रांचेस हैं। डिफरेंट ब्रांचेस आपने पढ़ी थी, उनमें से एक ब्रांच थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री की डेफिनेशन तो आपने ये पढ़ ली, लेकिन ऑर्गेनिक क्या होता है? ऑर्गेनिक का मतलब लिया जाता है लाइफ। ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता है? लाइफ। और लाइफ जो है वो लिविंग थिंग्स कौन कौन सी होती हैं? लिविंग थिंग दो चीज़ें होती हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। एक होता है एनिमल और दूसरा क्या होता है? प्लांट्स। अब 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक जो है वो तो ये बिलीव किया जाता रहा है कि जो लिविंग थिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, और यही बिलीव किया जा रहा था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने आपको बताया कि 19th सेंचुरी के स्टार्ट तक तो है यही बिलीव किया जा रहा था कि ऑर्गेनिक जो है ये लाइफ के कंपाउंड्स हैं और ये सिर्फ एनिमल्स और प्लांट से हासिल किए जा सकते हैं और इनको लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। यानी एनिमल और प्लांट से कैसे कि एनिमल और प्लांट्स जब मर जाते हैं, जब वो बरीड हो जाते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर में जब बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होती है तो उससे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। और ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ एनिमल्स और प्लांट्स से यानी लिविंग थिंग से बनते हैं, वो लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। और ये थ्योरी जो है ये किसने पेश की थी? इस थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी और 1807 में बर्ज़ेलियस ने पेश की थी। और ये बर्ज़ेलियस की थ्योरी है। इस थ्योरी के मुताबिक एक उसकी थ्योरी क्या है? थ्योरी का नाम है वाइटल फोर्स थ्योरी। अब ये थ्योरी जो है वाइटल फोर्स थ्योरी, इसकी अकॉर्डिंग बर्ज़ेलियस ने कहा था कि एक वाइटल फोर्स होती है। ये फोर्स जो है, ये जैसे फिज़िक्स में आप फोर्स पढ़ते हैं, ये वो वाली फोर्सेस नहीं है, बल्कि ये एक हाइपोथेटिकल फोर्स है। वाइटल का मतलब भी रिलेटिंग टू लाइफ है, तो लाइफ से रिलेटेड है वाइटल फोर्स। यानी एनिमल और प्लांट्स में जो एक हाइपोथेटिकल यानी मफरूज़ाती एक फ़ोर्स होती है, यानी जो क्या करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है ये फोर्स जो है वो तैयार करती है। तो ये, लेकिन बाद में डिफरेंट साइंटिस्ट ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए, तो एक्सपेरिमेंट्स करते करते एक जर्मन केमिस्ट था 1823 में, ये जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी ये वाइटल फोर्स थी बर्ज़ेलियस ने 1807 में पेश की थी। और काफ़ी अर्से तक 19 से शुरू तक यही बिलीव किया जाता रहा कि ये बात इसकी ज़रूरत थी कि एनिमल्स और प्लांट्स में जो वाइटल फोर्स थ्योरी है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बनते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो लेबॉरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करते हुए 1823 में एक साइंटिस्ट था, जर्मन साइंटिस्ट था, जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। क्या नाम था? फ्रेडरिक वोलर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, दो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड तैयार कर लिया लेबॉरेटरी में, जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी जो है डिस्कार्ड हो गई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी इज डिस्कार्डेड बाय द वर्क ऑफ फ्रेडरिक वोलर व्हेन इन द लेबॉरेटरी फ्रेडरिक वोलर प्रिपेयर्ड यूरिया by heating potassium cyanate and ammonium chloride। पोटाशियम साइनेट यानी KCNO फार्मूला है पोटाशियम साइनेट का। जब इसने हीट किया इसको अमोनियम क्लोराइड के साथ,
ये अमोनियम क्लोराइड का फार्मूला है। इन दोनों को जब उसने हीट किया तो क्या बन गया, यूरिया, जो कि है ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ये दोनों इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और उसने क्या बना दिया, अब ये यहाँ से अमोनिया ये CNO के साथ मिल गया, तो ये अमोनिया जब इसके साथ मिल गया तो ये क्या बन गया, यहाँ पर यूरिया बन गया। यूरिया की स्ट्रक्चर फार्मूला ये है NH2। आगे स्ट्रक्चर फार्मूला भी आप पढ़ेंगे कि कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और ये के जो है Cl के साथ मिलके पोटाशियम क्लोराइड बना देता है, ये पोटाशियम क्लोराइड बन गया। तो ये जो है ये यूरिया का फार्मूला है। तो यूरिया किसने तैयार किया, फ्रेडरिक वोलर ने। फ्रेडरिक वोलर ने जब इनऑर्गेनिक कंपाउंड थे KCNO, जब दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ इसने हीट किया तो यूरिया बन गया। यूरिया क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो यहाँ पे फ्रेडरिक वोलर के काम की वजह से उसकी थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड होगी, यानी वाइटल फोर्स थ्योरी डिस्कार्ड होगी, क्योंकि वाइटल फोर्स थ्योरी में ये कहा गया था, ये प्रेजेंट किया गया था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से या लेबॉर्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। अब ये तो था वाइटल फोर्स थ्योरी एंड फ्रेडरिक वोलर वर्क इन विच ही प्रिपेयर्ड यूरिया बाय द हीटिंग द पोटेशियम साइनेट एंड अमोनियम क्लोराइड। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या हैं, ये तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज थी। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या चीज़ें होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन जो है वो लाजमी इसका हिस्सा होता है। ऐसे कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, पहला तो ये है, यानी ये इनको क्या कहते हैं, हाइड्रो, ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं, यानी ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। फिर इनके हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स, अब हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, यानी हाइड्रोकार्बन जितने भी होते हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होता है वो हाइड्रोकार्बन होते हैं। अब इसका सिंपलेस्ट जो इसकी एग्जांपल है ना हाइड्रोकार्बन की, वो है मीथेन। मीथेन गैस, इसका फार्मूला होता है CH4। अब C कार्बन जो है आपको पता है कि हर एलिमेंट जो है वो क्या करता है, ये हमने 9th क्लास की मेरी वीडियोस में बारहा मैंने बताया है कि हर एलिमेंट जो है वो ऑक्टेट या डुप्लेट रूट के ज़रिए स्टेबिलिटी चाहता है। ऑक्टेट रूल क्या होता है कि लास्ट शेल में या वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो, डुप्लेट रूल क्या होता है लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हो। तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। कार्बन एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन क्या है 6 है। तो कार्बन के फर्स्ट शेल में कितने, के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हुए 2, और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4, यानी इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 4। इसने अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करना है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो कोई भी एटम कैसे अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, या गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अब इसके 4 मौजूद हैं, 4 ही चाहिए। अब ये ना गेन कर सकता है ना लूज कर सकता है। तो कार्बन ज़्यादातर क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, और शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या कहते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। तो कार्बन ज़्यादातर क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। इसलिए हाइड्रोकार्बन में ज़्यादातर जो है वो ज़्यादा कार्बन, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड है तो कार्बन क्या करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। अब ये इसको कितने चाहिए, 4 शेयर करता है। तो ये कार्बन मीथेन में क्या करे 4, जब ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा 4 हाइड्रोजन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या इतना 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होता है, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लेता है एक कार्बन के साथ एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना के। इसी तरह कार्बन को 4 चाहिए तो 4 हाइड्रोजन के साथ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हाइड्रोकार्बन। अब हम बात कर रहे थे, हम ये समझना चाह रहे थे कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन के। तो फर्स्ट करें, ये जो है ये हमारे साथ क्लोरीन मालिक्यूल के साथ रिएक्ट करता है Cl2 के साथ। अब Cl2 को हम यूं भी अगर हम ये स्ट्रक्चर फार्मूला इसका लिखते हैं तो हम इसको Cl2 को यूं लिखेंगे, ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये क्या करेगा कि ये यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लेगा एक क्लोरीन। तो क्लोरीन जो है वो मीथेन में आ जाएगा। ये चीज़ें
हाइड्रोजन इससे रिमूव हो जाएगा। ये क्या करेगा, ये इसके साथ पहले तो बांड टूटते हैं, जब भी केमिकल रिएक्शन होता है बांड टूटता है, ये वाला बांड टूटेगा, ये वाला बांड टूटेगा, ये H इसके साथ अटैच हो जाएगा और ये Cl आके इसके साथ क्लोरीन के साथ, ये कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर मीथेन की जगह ये बन जाएगा C, तीनों H बाकी उसी तरह रहेंगे, ये देखें। और यहाँ पर क्या अटैच हो गया, क्लोरीन आके अटैच हो गया और प्लस ये वाला H जो है वो अलग हो जाएगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये HCl बन जाएगा। तो ये जो है ये मिथाइल क्लोराइड बन जाएगा। ये क्या है, इसके साथ हाइड्रोजन की जगह अब क्या आ गया, एक क्लोरीन आ गया, तो ये क्या बन गया, मिथाइल क्लोराइड। और ये जो मिथाइल क्लोराइड है ये इस मीथेन का क्या है, डेरिवेटिव है। क्या है, ये हाइड्रोकार्बन हमारे पास था मीथेन, मीथेन के साथ जब केमिकल रिएक्शन हुआ तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जब कोई और चीज़ इसके साथ अटैच, कोई और एलिमेंट आके अटैच हो जाता है तो जब वो कंपाउंड बनता है तो उसको उसका डेरिवेटिव बोलते हैं। तो ये क्या हो गया, डेरिवेटिव। इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना सिर्फ हाइड्रोकार्बन को स्टडी करते हैं बल्कि उनके डेरिवेटिव्स को भी स्टडी करते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, अब यहाँ पे एक्सेप्शन भी है कि कार्बन के जितने कंपाउंड होते हैं वो सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते। इसमें एक्सेप्शंस क्या है, इसमें जो है एक्सेप्शंस, एक्सेप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखें इसमें भी कार्बन है लेकिन ये जो है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होंगे। इसके अलावा जितने भी कार्बोनेट्स हैं CO3, इसके अलावा जितने बाइकार्बोनेट हैं HCO3, ये आयंस की शक्ल में होते हैं, तो ये कार्बोनेट। और इसके अलावा कार्बाइड्स, ये इसके अलावा जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स होंगे वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे। किसके अलावा, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा, कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, कार्बोनेट है अगर बाइकार्बोनेट है और कार्बाइड्स हैं। इनके अलावा कार्बन के जितने कंपाउंड होंगे वो क्या होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ये इसके जो ये कंपाउंड्स होते हैं ये सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड हैं क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बहुत डिफरेंट होती हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में, इतने ज़्यादा हैं कि अगर आप देखें टोटल एलिमेंट्स हमारे पास जो अभी तक हैं वो कितने हैं, 118। उसमें से एक कार्बन हो गया, बाकी कितने बच के 117। तो 117 की कुल मिला के जितने कंपाउंड्स हैं ना उनसे भी कार्बन के कंपाउंड जो हैं वो ज़्यादा हैं। यानी एक अकेले कार्बन के कंपाउंड बाकी 117 एलिमेंट्स के कंपाउंड से भी ज़्यादा हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को बड़ी ही, ये वास्ट एक केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री है। तो इसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड फिर दो तरह के होंगे, 2 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगी। कौन कौन सी होगी, एक जो नेचर में पाए जाते हैं। अब नेचर में जो पाए जाते हैं वो वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, कोल है, यानी जब कार्बन जो है वो ज़मीन में पड़ा रहता है तो वो क्या बन जाता है, कोल, डायमंड एंड डिफरेंट। तो कोल क्या है, ये ऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जो फूड हम खाते हैं वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो ये नेचर में जो अकर करते हैं ये हैं, लेकिन हम सिंथेटिकली जो लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर्ड होती हैं, मैन मेड है, जो इंसान ने बनाए ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसमें जितनी भी प्लास्टिक हमारे इर्द गिर्द, आजकल प्लास्टिक का बहुत इस्तेमाल हो रहा था, हर जगह पे प्लास्टिक का इस्तेमाल है। घरों में देखें, इंडस्ट्रीज़ में देखें, हर फील्ड में प्लास्टिक का यूज़ है। तो प्लास्टिक जो है ये मैन मेड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा जो डिटर्जेंट्स घरों में इस्तेमाल होते हैं, यानी क्लीनिंग के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और हम जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, मेडिसिन में भी बहुत ज़्यादा क्या है, जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे किसके हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए।